हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो हमारी बॉडी का क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, जितने भी ह्यूमंस है या ऑलमोस्ट जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी बॉडी में क्या होता है, डीएनए होता है। जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है वो पॉसिबल होती है डीएनए की हेल्प से। ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जो ये डीएनए है, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स है, मतलब जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ऑलमोस्ट हर सेल के पास सेम डीएनए होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, बाकी कुछ अमाउंट में जो डीएनए वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, वो फूड में जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। जिस फॉर्म में एनर्जी की जरूरत है किसी सेल को, उस फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है और वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए में वो स्टोर होती है कोड की फॉर्म में। आपको मैंने ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए वाली वीडियो में बता रखी है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए में वो स्टोर होती है कोड की फॉर्म में। ठीक है, ये जो कोड होता है ये 4 केमिकल बेसिस को मिलाकर बनता है। ठीक है, 3 लेटर कोड होता है, मतलब जो 4 केमिकल बेसिस होते हैं, एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन और ग्वानिन, जो ये 4 केमिकल बेसिस हैं, इनको मिलाकर वो कोड फॉर्म होता है। ठीक है, जो ह्यूमन डीएनए होता है इसमें इस तरह के 3 बिलियन बेसिस होते हैं। ठीक है, जैसे ए, टी, सी, जी, ये 4 केमिकल बेसिस है, तो इस प्रकार इनको मिला मिला के 3 बिलियन बेसिस होते हैं एक ह्यूमन डीएनए में। ठीक है, उसमें से क्या होता है, जो 99% जो बेसिस होती है वो सेम होते हैं ऑलमोस्ट सारे पीपल में। ठीक है, ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ दिस बेसिस डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो इन केमिकल बेसिस का जो ऑर्डर होता है और जो सीक्वेंस होती है इन बेसिस की, वो डिटरमाइन करती है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग के लिए चाहिए होती है और किस तरह की इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, जिस तरह से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करके एक न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक इसी प्रकार जो ये 4 जो केमिकल बेसिस मैंने आपको बताया, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, जो है इनको अरेंज करके आगे पीछे इनकी अरेंजमेंट करके जो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, कोड फॉर्म होते हैं। ठीक है, उन कोड में जो इन्फॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डिवीज़न के लिए, जितने भी प्रोसेसेस एक एनिमल के अंदर होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, वो सारे इस सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब जो ये डीएनए बेसिस होते हैं, मतलब जो ये केमिकल बेसिस होते हैं, ये एक दूसरे के साथ पेयर होते हैं। ठीक है, जो पेरिमिडीन होते हैं वो प्यूरिन्स के साथ पेयर अप होते हैं। ठीक है, जैसे कि एडिनिन हो गया, ये ऑलवेज थाइमाइन के साथ ही पेयर अप होगा, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ ही पेयर अप होगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये बेस पेयर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, हर बेस जो है वो अटैच होता है एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, ये तीनों मिलकर बेस, शुगर और फॉस्फेट ये क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये अरेंज होते हैं 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स की फॉर्म में। ठीक है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, ये किसके बने हुए होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये डबल हेलिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स का वो एक लैडर की तरह होता है, जिसमें जो बेस पेयर्स होते हैं वो एक रंग्स फॉर्म करते हैं लैडर के, और जो शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वर्टिकल जो पीसेस होते हैं लैडर के, जैसे कि साइड जो स्पोर्ट होती है उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी डीएनए के बारे में, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको डीएनए वाली वीडियो में शेयर कर रखी है। ठीक है, डीएनए की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये रेप्लिकेट कर सकता है। ये जो इसके डबल स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें से हर एक स्ट्रैंड जो होता है वो सर्व करता है एज अ टेम्पलेट। ठीक है, वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। जब एक सेल को डिवाइड होना होता है तो आगे जो उसकी जो न्यू जनरेशन फॉर्म होती है तो उसमें भी तो सेम अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए होता है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी डीएनए की चाहिए होती है, तो उसके लिए डीएनए को रेप्लिकेट होना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है
जिससे क्या होता है, 2 आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्म होती है डीएनए की। मतलब आइडेंटिकल कॉपी फॉर्म होती है डीएनए की उसके ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से। ये ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये रेप्लिकेट करता है और 2 आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्म करता है, ठीक है। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये जो प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट होता है सेल डिवीज़न के लिए। मतलब जब सेल डिवाइड करता है, जैसे 1 साल से 2 साल बनते हैं, 2 से 4 साल बनते हैं, आपको पता है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है तो वो सिंगल सेल से होती है। एक सिंगल सेल मल्टीपल टाइम डिवाइड करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो डीएनए होता है वो हर सेल में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए प्रोसेस जो है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये एसेंशियल होता है सेल डिवीज़न के टाइम पे, क्योंकि सेल को ग्रो करना होता है तो उसमें भी डीएनए की ज़रूरत पड़ती है, और सेल को जब रिपेयर करना होता है तो उसमें भी डीएनए की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जितने भी मैकेनिज़म्स जो होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सारे डीएनए के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इसमें जब इसको रेप्लिकेट होना होता है, मतलब इसको अपनी तरह की आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्म करनी होती है, तो ये क्या करता है, जब डीएनए को रेप्लिकेट होना होता है, मतलब इसको अपनी तरह की आइडेंटिकल कॉपीज बनानी होती है, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि हेलिकेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, और डीएनए प्राइमेज हो गया, एंड टोपो आइसोमेरेज हो गया, मतलब बहुत तरह के और डीएनए गायरेज हो गया। जो ये एंजाइम्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। अब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एंजाइम हेल्प करता है, हेलिकेज एंजाइम। ये आप डायग्राम में देख रहे हो, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तो इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? उसमें हेल्प करता है हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। ये हेलिकेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, ये एक जिपर की तरह काम करता है। जिस तरह से आप कोट पहनते हो, आप बैग कैरी करते हो, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें जिपर लगे हुए होते हैं। वो जो जिपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो 2 चेन्स होती है जो आपस में कनेक्ट होती है उस जिपर की हेल्प से, उसको जब हम खोलते हैं तो वो 2 चेन्स जो है वो सेपरेट हो जाती है, और जब हमने उसको बंद करना होता है तो बंद हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हेलिकेज एंजाइम है वो वर्क करता है, ठीक है। मतलब एक जिपर की तरह होता है। ये जो डीएनए है मान लो ये एक चेन की तरह है, और जो जिपर है इसमें वो है हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, उन 2 स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा। ये आप देख रहे हो, ये है हेलिकेज एंजाइम, ये 2 स्ट्रैंड को सेपरेट कर रहा है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट होने के लिए एक स्पेसिफिक रीजन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ORI। एंजाइम्स को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ORI रीजन है और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है? क्या होता है, जिस रीजन में AT सीक्वेंसेस ज़्यादा होती है, मतलब एडिनाइन थाइमाइन जो सीक्वेंस होती है वो ज़्यादा होती है, वो एरिया होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब वहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एडिनिन और थाइमाइन बेस पेयर्स होते हैं उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जो साइटोसिन ग्वानिन बेस पेयर्स होते हैं उसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब जो एडिनिन और थाइमाइन बेस पेयर्स है उसमें डबल बॉन्ड है, और जो साइटोसिन और ग्वानिन बेस पेयर्स है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड वाला बेस पेयर है वो कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड बेस पेयर, ठीक है। क्या होगा कि जो ये AT सीक्वेंसेस है ये हेलिकेज एंजाइम जाएगा और ढूंढेगा जाके कि कहाँ पे ये वाली सीक्वेंस प्रेजेंट है डीएनए में, ठीक है। और उस सीक्वेंस पे जाके ये क्या करेगा, ये जो उनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो 2 स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। अब जो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हैं ये उन बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जो हेलिकेज एंजाइम है ये वहाँ से डीएनए को अनवाइंड करना स्टार्ट करता है जहाँ पे AT सीक्वेंसेस ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसने वहाँ से जो है डीएनए की अनवाइंडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। अब ये थोड़ा थोड़ा करके अनवाइंड करता रहेगा और पीछे वाला जो पोर्शन है वो रेप्लिकेट होता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये हेलिकेज एंजाइम है
इसने तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढ लिया और वहाँ से इसने डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो 2 स्ट्रैंड्स जो है वो ये सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, ये सेपरेट हो गए हैं। अब क्या होगा, एक डीएनए प्राइमेज एंजाइम आएगा, ठीक है। डीएनए प्राइमेज एंजाइम आया, वो वहाँ पे अटैच हो गया, मतलब जिस तरह से ये एक सिंगल स्टैंड है और ये एक सिंगल स्टैंड है। ये मैंने आपको पीछे इसलिए दिखा रखा है कि आगे आगे इसकी जो रेप्लिकेशन हो रही है और पीछे डबल स्टैंड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको एक सिंगल स्टैंड की तरह ले सकते हैं। जिस प्रकार ये सिंगल स्टैंड है, ठीक है, अब क्या करेगा डीएनए प्राइमर्स, क्या करेगा, एक प्राइमर की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। मतलब जो प्राइमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करते हैं। मतलब वो एक स्टार्टर पॉइंट होता है, वो डीएनए पॉलीमरेज को एक रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ से आपने डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को ये पता नहीं है कि कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करूँ। वो आता है, वो ढूंढता है कि कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, तो डीएनए प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर की सिंथेसिस करता है। और जो वो प्राइमर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस ही होती है डीएनए स्ट्रैंड की, ठीक है। वो छोटी छोटी सीक्वेंसेस होती हैं। मान लीजिए यहाँ पे डीएनए प्राइमेज अटैच हुआ और इसने एक प्राइमर सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है। आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस हो गई, वो प्राइमर यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। अब वो प्राइमर अटैच हो गया तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, उस प्राइमर को ढूंढेगा, ये प्राइमर उसको मिल गया और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और आगे फर्दर स्ट्रैंड की सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जो ये डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसकी एक कंडीशन होती है कि ये 3' to 5' जो स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर ही काम करता है। आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसको डबल पोलैरिटी होती है उसमें, ठीक है। मतलब एक स्ट्रैंड उसका 3' to 5' डायरेक्शन में होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो जो ये डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, ये 5' to 3' डायरेक्शन में ही क्या कर सकता है, डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर सकता है। तो इसको अपने अपोजिट जो है स्ट्रैंड की जरूरत पड़ेगी। मतलब जिस स्ट्रैंड की डायरेक्शन जो है 3' to 5' है, उस स्ट्रैंड पे जाके ये अटैच हो जाएगा और वहाँ पे अटैच होके ये आगे का स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जो ये डीएनए पॉलीमरेज है, जब ये 5' to 3' डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा तो ये प्रोसेस जो है इसमें सिंगल प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार जो है प्राइमर वो अटैच हो गया और वहाँ से आगे जो पॉलीमरेज ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये 5' to 3' डायरेक्शन में ही ग्रो करता है स्ट्रैंड को, ठीक है। सो जो इस तरह का जो स्ट्रैंड होता है, मतलब जो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। मतलब उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आ रही है, वो लगातार ग्रो कर रहा है, हेलिकेज आगे आगे उसको अनजिपिंग करता रहेगा और पीछे पीछे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता रहेगा, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या होता है, जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो मतलब वो इस स्ट्रैंड के अपोजिट होता है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड को है। अब क्या होगा, जो ये डीएनए पॉलीमरेज है ये 3' to 5' डायरेक्शन में ग्रो नहीं कर सकता, मतलब ये इस साइड को जो है वो स्ट्रैंड की सिंथेसिस नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो डीएनए प्राइमेज को बोलता है वो कि मैं इस डायरेक्शन में जो है वो डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस नहीं कर सकता, ठीक है। सो डीएनए प्राइमेज क्या करता है, वो इस डायरेक्शन में इसकी सिंथेसिस करवाता है, जो स्ट्रैंड होता है वो इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करवाता है। अब ये क्या करेगा, जो डीएनए प्राइमेज होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। डीएनए प्राइमेज क्या करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा और प्राइमर की सिंथेसिस कर देगा। अब प्राइमर यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा और इस डायरेक्शन में जो है डीएनए की स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसको एंड पॉइंट मिल गया। अब इसने बोला कि यहाँ तक तो मैंने डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो बना दिया है, मतलब यहीं तक जो है वो स्ट्रैंड था और यहाँ तक मैंने ये बना दिया है, बाकी जो पीछे स्ट्रैंड रह गया उसकी सिंथेसिस मैं कैसे करूँ। अब ये क्या करेगा, डीएनए प्राइमेज यहाँ से जाएगा और दूसरे पॉइंट पे अटैच हो जाएगा और वहाँ पे ये प्राइमर सिंथेसाइज कर देगा। यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया, अब ये फिर से जो डीएनए पॉलीमरेज है ये फिर यहाँ पे आएगा और वापस से स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये 5' to 3' डायरेक्शन में ही स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे जो है छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाएंगे डीएनए स्ट्रैंड के, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ये डीएनए की स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा, जिन पार्ट्स को हम बोलते हैं ओकेज़ा के
फ्रेगमेंट्स, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे पीसेस जो डीएनए के फॉर्म हुए हैं, इन पीसेस को हम बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब जो ये पीसेस फॉर्म हुए हैं ये 5' to 3' डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे हैं। इसी प्रकार डीएनए प्राइमेस जो है वो छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद जो है आगे आगे अटैच होता रहेगा और प्राइमर की सिंथेसिस करता रहेगा, और वहाँ से डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला स्ट्रैंड जो है वो तो कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, बट जो ये वाला स्ट्रैंड है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सेगमेंट की फॉर्म में ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो क्या होगा, जब इस तरह से पूरा स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेट हो जाएगा, तो जो ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है, अब इनको जो इनके ऊपर जो प्राइमर अटैच थे उसकी ज़रूरत नहीं है, डीएनए को उन प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, उन प्राइमर्स को यहाँ से हटा देगा, ठीक है। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की एक दूसरा एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है इसकी 5 टाइप की होती है, मतलब उसमें से एक डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा, जो इनके ऊपर जो प्राइमर अटैच थे उनको ये हटा देगा, मतलब ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह काम करेगा, और उन स्ट्रैंड के ऊपर जो आरएनए प्राइमर अटैच थे उनको वहाँ से हटा देगा, और जो है जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री थे उनकी सिंथेसिस कर देगा। सो इस प्रकार से जो आरएनए प्राइमर है वहाँ से हट जाएंगे। बट जब आरएनए प्राइमर यहाँ से हट जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, मतलब इस पीस के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो इसके साथ अटैच नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसके बीच में कुछ निक्स डेवलप हो जाते हैं। निक्स का मतलब है कि छोटे छोटे पार्ट रह जाते हैं, इसके बीच में खाली जगह रह जाती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब क्या होगा, जो एक एंजाइम है वो आएगा और यहाँ पे आके अटैच होगा और इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ देगा, मतलब जहाँ जहाँ पे ये ब्रेकेज फॉर्म हुए थे उन ब्रेकेज को ये जोड़ देगा और एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। इसमें एक बात और है कि जब हेलिकेज एंजाइम जो है वो डीएनए की अनजिपिंग करता है, मतलब उसको वो उन स्ट्रैंड को जब वो सेपरेट करता है, तो ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रैंड के ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो, मतलब ये स्ट्रैंड जो है एकदम से स्ट्रेस ना ले। जिस प्रकार एक रस्सी होती है, जब आप उसको खींचते हैं तो क्या होता है, वो आगे से वो टाइट होती जाती है, मतलब इसमें कोई स्ट्रेस ना पड़े। तो यहाँ पे एक एंजाइम बाइंड होता है जिसको हम बोलते हैं टोपो आइसोमेरेज, ठीक है। ये जो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये उस स्ट्रेस को इस स्ट्रैंड के ऊपर नहीं आने देता, ठीक है। अगर यहाँ से हेलिकेज एंजाइम जो है वो इन स्ट्रैंड को सेपरेट कर रहा है, तो आगे के स्ट्रैंड के ऊपर क्या है, स्ट्रेस पड़ेगा। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे बाइंड होता है, ताकि आगे के स्ट्रैंड के ऊपर स्ट्रेस ना पड़े, ठीक है। सो अब हम थियोरेटिकली देखते हैं कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। ये जो मैंने इसमें अलग अलग कलर से जो कोड कर रखे हैं नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें मैं आपको कलर कोड बता देती हूँ। जो पिंक कलर का है वो है एडेनाइन, और जो ऑरेंज कलर का है वो है थाइमाइन, और जो ग्रीन कलर का है वो है साइटोसिन, एंड जो स्काई ब्लू कलर का है वो है ग्वाइनिन, ठीक है। ये कलर कोड है इन सीक्वेंसेस के, ठीक है। मतलब जो डीएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज है उनके ये कलर कोड्स हैं, ठीक है। सो डीएनए रेप्लिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है, ठीक है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला है रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन, ठीक है। सो जो ये रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन होती है, मतलब यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएट होती है, मतलब यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। ये कहाँ पे होती है, ये ORI रीजन पे होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब जो ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये कैसे पता चलता है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। सो जहाँ पे AT सीक्वेंसेस जो ज़्यादा प्रेजेंट होगी उस एरिया को हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहाँ पे जाके जो हेलिकेज एंजाइम है वो वहाँ पे जाएगा, मतलब उस एरिया को ढूंढेगा जहाँ पे AT सीक्वेंसेस ज़्यादा है, और वहाँ पे अटैच होके जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग करना स्टार्ट कर देगा और एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बना देगा, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। ये जो वाई शेप यहाँ पे बन रही है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। मतलब ये रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन हो रही है और आगे आगे ये स्ट्रैंड जो है वो अलग हो रहे हैं और डीएनए की
रेप्लिकेशन हो रही है। सो क्या होता है रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन? आपको पता है कि 80 सीक्वेंसेस जहाँ पे ज़्यादा होगी, मतलब जो ORI रीजन होगा वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जो DNA है उसको रेप्लिकेट होना है, तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसको अनजिप होना पड़ेगा, मतलब उसके जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उनको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग होने के लिए उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं DNA हेलिकेज, ठीक है। मतलब ये जो अनजिपिंग एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है और 2 DNA के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको अलग कर देता है, ठीक है। और इसके साथ ही एक और एंजाइम जो है वो यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ये जो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, DNA को जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, आपने एक रस्सी देखी है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जब हम उस रस्सी को जोर से खींचते हैं, ठीक है, मतलब उन 2 स्ट्रैंड्स को ऐसे जोर से खींचते हैं, जो पीछे वाला जो पार्ट होता है रस्सी का वहाँ पे स्ट्रेस बढ़ जाता है, उस एरिया में ज़्यादा टाइट हो जाती है रस्सी। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं टोपो आइसोमेरेज, ठीक है। ये क्या करता है, ये DNA को दूसरी बार टेंगल नहीं होने देता, मतलब दूसरी बार जो है उसके जो स्ट्रैंड है उनको कॉइल नहीं होने देता। और इसके साथ एक एंजाइम और यूज़ होता है जिसको बोलते हैं DNA गाइडेज। ये DNA गाइडेज जो होता है ये क्या करता है, जो स्ट्रेस पड़ता है स्ट्रैंड के ऊपर उसको कम करता है, रिलीव करता है, मतलब उस स्ट्रेस को, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो DNA के स्ट्रैंड्स हैं वो हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, उनको सेपरेट कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया और रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन हो गई, मतलब वाई शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब वहाँ से क्या होगा, वहाँ से DNA की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब DNA प्राइमर्स जो है ये एंजाइम है, ये RNA प्राइमर्स की सिंथेसिस करेगा, मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है वहाँ पे जाके DNA प्राइमर्स अटैच होगा और RNA प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। प्राइमर सिंथेसाइज कर लिया, क्योंकि प्राइमर जो है वो DNA पॉलीमरेज को रास्ता दिखाता है, मतलब वो उसको धक्का लगाता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है DNA की रेप्लिकेशन को, ठीक है। सो जो RNA प्राइमर होता है ये क्या होता है, ये किक स्टार्टर होता है फॉर द DNA पॉलीमरेज, ठीक है। अब जो DNA पॉलीमरेज है ये RNA प्राइमर के साथ बाइंड करेगा, तभी DNA की रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होगी। अब आपको मैंने पीछे डायग्राम में भी दिखाया कि जो DNA की रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। एक जो स्ट्रैंड होता है DNA का वो 5 to 3 डैश डायरेक्शन में होता है और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो 3 to 5 डैश डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसलिए जो 3 to 5 डैश डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर प्राइमर अटैच होगा और वो कंटिन्यूसली DNA स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा, मतलब DNA को रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो 5 to 3 डैश डायरेक्शन में ही ग्रो कर सकता है, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें जो छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में वो ग्रो होगा, जिसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। सो इस प्रकार से DNA की रेप्लिकेशन के टाइम जो है 2 टाइप की स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है, लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब क्या हुआ, जो DNA हेलिकेज है उसने वाई शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क की जो फॉर्मेशन हो गई है, अब वहाँ पे प्राइमर बाइंडिंग होगी, ठीक है। मतलब जो ये DNA प्राइमेज ने RNA प्राइमर जो है सिंथेसाइज किया है ये बाइंड करेगा। अब क्या, वो जो प्राइमर होगा वो 3 डैश एंड पे बाइंड करेगा DNA के स्ट्रैंड पे, ठीक है। मतलब जो स्ट्रैंड जो DNA का 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है ये उसके ऊपर 3 डैश एंड पे जाके बाइंड करेगा प्राइमर, ठीक है। क्योंकि प्राइमर जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है रेप्लिकेशन के लिए, तभी DNA पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जब उसको प्राइमर मिलेगा। अब प्राइमर जो है वो बाइंड हो गया, अब DNA पॉलीमरेज जो है वो इसके साथ आकर बाइंड होगा और DNA के स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर शॉर्ट पीस ऑफ RNA होता है जिसको सिंथेसाइज करता है DNA प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। और ये क्या करता है, DNA पॉलीमरेज को इनिशिएट करता है, मतलब उसको बोलता है कि नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट कर, मतलब इसको रास्ता दिखाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है DNA रेप्लिकेशन का वो है इलॉन्गेशन, ठीक है। इलॉन्गेशन में क्या होगा, जो DNA पॉलीमरेज है ये न्यूक्लियो बेसिस को जो है वो अटैच करता रहेगा और इस तरह से कंटिन्यूअस जो DNA स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता रहेगा, ठीक है। और इस तरह से ये न्यू DNA स्ट्रैंड जो है उसकी फॉर्मेशन करता रहेगा, ठीक है। अब जो ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं ये 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं,
बैक्टीरिया और ह्यूमन सेल्स में मोस्टली, ठीक है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5, ठीक है। मतलब 1 to 5 ये डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें से जो मेन जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये मेन रेप्लिकेशन एंजाइम होता है, ये ही डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है। बाकी के जो 4 एंजाइम्स हैं, ये जब डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाती है तो उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, मतलब एरर जो आता है डीएनए में उसको चेक करते हैं और डीएनए की रिपेयर करते हैं, ठीक है। बाकी जो डीएनए रेप्लिकेशन में मेन जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब जो है डीएनए प्राइमेज ने प्राइमर की सिंथेसिस कर दी, प्राइमर वो है 3' एंड पे अटैच हो गया। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 जाएगा और बाइंड करेगा उस स्ट्रैंड पे, मतलब जहाँ पे प्राइमर अटैच हुआ है उस साइड पे जाकर ये बाइंड होगा, ठीक है। और वहाँ से ये स्टार्ट कर देगा एडिशन ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है। मतलब जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इसका जो स्ट्रैंड है अपोजिट, उसके कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है ये वहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 3 टाइप के पॉलीमरेजेस इन्वॉल्व होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। जैसे कि अल्फ़ा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये 3 टाइप के जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो बाइंड हो गया प्राइमर के साथ, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये 5' to 3' डायरेक्शन में ही ग्रो कर सकता है, ठीक है। मतलब इसकी कंडीशन है कि ये 5 to 3' डायरेक्शन में ही ग्रो करेगा। इसलिए जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, और जो दूसरा जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, इसमें मल्टीपल प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 3 to 5' डायरेक्शन में ग्रो नहीं कर सकता, इसलिए इसको मल्टीपल प्राइमर की जरूरत पड़ती है और छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में ये डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, जिन पीसेस को हम बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन का वो है टर्मिनेशन, ठीक है। मतलब जो डीएनए के स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस हो रही है उसको टर्मिनेट करना है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। अब 2 स्ट्रैंड्स जो है वो फॉर्म हो गए हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं इनको आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जो आरएनए प्राइमर्स अटैच हुए थे डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, उन प्राइमर्स की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। सो एक एंजाइम आएगा, एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम बोल सकते हैं या फिर RNase-H भी बोल सकते हैं, जो एक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये क्या करेगा, सारे जो आरएनए प्राइमर्स हैं उनको रिमूव कर देगा, ठीक है। और दूसरा एंजाइम आएगा, दूसरा जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1, ये क्या करेगा, ये प्रूफ रीड करेगा न्यूली फॉर्म डीएनए को, मतलब जो नया स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्म हुआ है उसको ये रीड करेगा, मतलब उसकी प्रूफ रीडिंग करेगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो अगर इसको कोई मिस्टेक मिलती है तो इसको वो चेक करेगा और उस मिस्टेक को रिमूव कर देगा और रिप्लेस कर देगा उस एरर को। मतलब कोई भी नाइट्रोजनस बेस अगर गलत ऐड हो गया है तो ये उसको रिमूव कर देगा और वहाँ पे सही वाला नाइट्रोजनस बेस जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। अब जो है डीएनए की प्रूफ रीडिंग हो गई है, ठीक है। मतलब डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो कम्प्लीटली क्या है, उसके कम्प्लीमेंट्री है, जो पहले का स्ट्रैंड था उसके कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो गई है। अब उन स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो गई है, आरएनए प्राइमर्स जो है वो रिमूव हो गए हैं, ठीक है। और उनकी जगह पे जो है न्यू जो है नाइट्रोजनस बेसिस है वो अटैच हो गए हैं। बट क्या है कि जो डीएनए का जो लैगिंग स्ट्रैंड है, मतलब जिसमें छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में डीएनए की रेप्लिकेशन हुई थी, डीएनए मतलब जिसमें डीएनए के स्ट्रैंड जो है छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ था, उस स्ट्रैंड में क्या होगा, जो वो पीसेस है डीएनए के, मतलब जो वो शॉर्ट सेगमेंट्स हैं जिनको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं, वो जो है एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो उनको अटैच करवा सके। वो एक दूसरे से अलग ही रहेंगे, मतलब बन तो वो पूरे गए हैं लेकिन वो एक दूसरे से अलग ही रहेंगे। अब वो जो उनके बीच में जो स्पेस क्रिएट हुआ है जिसको हम बोलते हैं निक, अब जो निक क्रिएट हुआ है उस निक को पूरा करने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब ये डीएनए लाइगेज जो है ये क्या करेगा, इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को ये साथ में जोड़ देगा, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड
फॉर्म कर देगा और एक सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इस प्रकार से दो जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो कंप्लीट फॉर्म हो जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस में डीएनए जो है वो किसकी फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। अब जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के जो एंड्स होते हैं वहाँ पे कुछ सिक्वेंसेस ऐसे होती है जो दूसरे क्रोमोसोम के साथ बाइंड नहीं होने देती। उन सिक्वेंसेस को बोलते हैं टीलोमियर्स, ठीक है। जो ये टीलोमियर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिव कैप की तरह होते हैं एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक जो क्रोमोसोम है उसको दूसरे क्रोमोसोम के साथ बाइंड नहीं होने देते, इसलिए ये प्रोटेक्टिव कैप की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब जो ये टीलोमियर सीक्वेंसेस है इनको भी तो रेप्लिकेट होना है, तभी एक कंप्लीट क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, मतलब कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन होगी। सो इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और वो क्या करता है, वो टीलोमियर सीक्वेंसेस की सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं टीलोमिरेज। ये टीलोमिरेज क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कैटालाइज करता है सिंथेसिस ऑफ टीलोमियर सीक्वेंसेस, ठीक है। सो इस तरह से कंप्लीट डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। अब जब डीएनए की रेप्लिकेशन जो है कंप्लीट हो गई है तो जो पेरेंट स्ट्रैंड है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉइल हो जाएंगे और डबल हेलिक्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब जो ये डबल हेलिक्स फॉर्म हुआ है इसमें जो एक स्ट्रैंड होगा वो होगा पेरेंट स्ट्रैंड और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो होगा, ठीक है। मतलब एक जो है पेरेंट से आया, एक नया सिंथेसाइज हुआ है। मान लीजिए ये पेरेंट का स्ट्रैंड है और ये नया सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है। इस प्रकार की जो रेप्लिकेशन होती है उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो पेरेंट्स का जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्व होता है, मतलब वो पूरा का पूरा कंजर्व नहीं होता आगे डॉटर सेल्स में, उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व हुआ, बाकी जो एक स्ट्रैंड है वो नया सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सो ये था डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।